मेरा नाम है दुर्गेश कुमार गुप्ता एडवोकेट और आज हम शुरू करने वाले हैं सीआरपीसी का लेक्चर 2 जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 1 से। कल तक के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था कि सीआरपीसी का नाम क्या है, सीआरपीसी कब राष्ट्रपति से स्वीकृत हुआ, कब सीआरपीसी का नोटिफाई किया गया, सीआरपीसी को लागू कब किया गया, सीआरपीसी की प्रस्तावना में क्या दे रखा है और कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं, कितने शेड्यूल हैं। ये सारी मतलब सीआरपीसी का बेसिक कॉन्सेप्ट कल ही हम देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 शुरू होगा सीआरपीसी का, जिसका नाम है प्रिलिमिनरी या फिर हिंदी में कहें तो प्रारंभिक। यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसमें हमारा पहला सेक्शन है जो सीआरपीसी के अंदर दे रखा है। सेक्शन 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ये सीआरपीसी का पहला सेक्शन है। इस सेक्शन में पूछने का मतलब है कि सीआरपीसी का संक्षिप्त नाम क्या है, जो कि कल के सेक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं। सीआरपीसी का संक्षिप्त नाम है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ये सीआरपीसी का संक्षिप्त नाम है। अब सीआरपीसी का विस्तार कहाँ तक है? सीआरपीसी का विस्तार देखा जाए तो संपूर्ण भारत पर है। सीआरपीसी का विस्तार संपूर्ण भारत है, लेकिन ये संपूर्ण विस्तार भारत पर जो है ये अभी नहीं है। सीआरपीसी का संपूर्ण विस्तार भारत पर है। सीआरपीसी का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। कहने का मतलब यह है कि सीआरपीसी पूरे भारत पर लागू था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से सीआरपीसी जम्मू से पहले तक सीआरपीसी जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था। वहाँ अनुच्छेद 370 जो कि भारतीय संविधान का है वो चलता था, इसलिए सीआरपीसी वहाँ लागू नहीं होता। जैसे ही 31 अक्टूबर 2019 से अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो सीआरपीसी वहाँ भी लागू होने लगा। इसके साथ ही साथ एक क्लॉज और है, वो ये है कि सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10 और 11 नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों पर ही लागू होते हैं। सीआरपीसी का चैप्टर 8, 10 और 11 नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होते हैं। इसके अलावा सीआरपीसी के जितने भी प्रोविजन है, जितने भी चैप्टर हैं, वो इन दो जगहों पर लागू नहीं होते। नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11 ही लागू होते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होता। और सीआरपीसी प्रारंभ कब हुआ? सीआरपीसी का प्रारंभ है 1 अप्रैल 1974 से। यहाँ तक का लगभग देखा जाए तो सीआरपीसी का पूरा नाम क्या है ये और सीआरपीसी कब लागू हुआ ये हम कल के चैप्टर में देख चुके थे, कल के लेसन में हम देख चुके थे। अब चूंकि अब यहाँ से हमारा सेक्शन वाइज स्टार्ट होता है तो पहले सेक्शन में ये सारी चीज़ें, तो इसको हमें दोबारा से देखना पड़ा। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में परिभाषाएं दे रखी हैं। परिभाषाओं का मतलब होता है कि सीआरपीसी के अंदर जो शब्द बार बार प्रयोग होंगे उसकी डेफिनेशन हम किसी भी एक्ट में पहले ही दे देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी परिभाषाएं हैं जिनका हम बार बार इस्तेमाल हमारे पूरे कोड के अंदर होता रहेगा, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शब्द आपको पता होने चाहिए, जिसके बारे में आप जब रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे तब भी उन चीज़ों का आपके लिए हमेशा यूज़ रहेगा। वो चीज़ें आती रहेंगी, जैसे अवेलेबल क्या है, नॉन अवेलेबल क्या है, सम्मन केस कौन से होते हैं, वारंट केस कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन 2 है, तो 2 का सब क्लॉज ए, 2A। सेक्शन 2A में दे रखा है जमानतीय अपराध। सेक्शन
2A में दे रखा है जमानती अपराध। अब इसी के साथ साथ दो तीन टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो उसको मैं आपको थोड़ा सा इस हिसाब से बता देता हूँ कि आपको वो चीज़ें ज़रूरी हैं और पता भी होनी चाहिए, चाहे आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तब या लोकल प्रैक्टिस में जा रहे हैं तब आपको पता होना चाहिए कि बिलीवेबल ऑफेंस क्या है, नॉन बिलीवेबल ऑफेंस है। जमानती अपराध वो अपराध होते हैं जिसकी जमानत थाने से हो सकती है। इसकी हम जमानत थाने से ले सकते हैं, जहाँ थाने का जो भी प्रभारी अधिकारी है जिसे एसएचओ कहते हैं, इसकी जमानत हम थाने से हमें एसएचओ के द्वारा से मिल सकती है। और यहाँ पर बेल जो है वो मैटर ऑफ राइट है। जमानती अपराध में थाने से जमानत हो सकती है, पहली चीज़। यहाँ पर बेल एज ए मैटर ऑफ राइट है, यहाँ पर बेल आपको आपका अधिकार है, आप बेल को एज ए अधिकार के रूप में मांग सकते हैं। अब इसी के साथ में एक दूसरी चीज़ होती है नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल के सीन में होता है जमानत जो है वो कोर्ट से मिलेगी आपको। जमानत हमेशा कोर्ट से होगी। अब इसमें क्या है, जो बेल है वो आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है। मैटर ऑफ राइट नहीं है, इसमें कोर्ट के अम, विवेक के ऊपर रहता है कि वो आपको बेल देंगे या नहीं देंगे या फिर आपको सेंटेंस करेंगे। यहाँ पर आप बेल को एज ए राइट नहीं मांग सकते हैं। इसी के साथ में एक दूसरी चीज़ आती है जो है सम्मन मामला। पूरे सीआरपीसी में कहीं भी सम्मन मामला क्या होता है नहीं बताया गया है। कहीं भी आपको सम्मन मामले की कोई डेफिनेशन में नहीं मिलेगी। लेकिन इसको देखने के लिए हमारे पास जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सीआरपीसी में, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वारंट मामला। अब वारंट मामले क्या है? वारंट मामले वो हैं जिसमें सजा 2 साल से अधिक है। ऐसा कोई मामला जिसमें सजा 2 साल से अधिक है उसे हम वारंट मामला कहेंगे। और सम्मन मामले में ये लिख रखा है उन्होंने, अवेयर एक्ट में भी अगर आप देखेंगे कि जो मामले वारंट मामले नहीं है, जो मामला वारंट मामला नहीं है वो समन मामला है। तो यहाँ से एक सीधा सा निकल के आ जाता है हमारा कंक्लूजन कि ऐसे ऑफेंस जिसमें सजा 2 साल से कम है, 2 साल से कम है तो उसे हम वारंट मामला ऐसे ट्रीट कर लेते हैं। अदरवाइज जो भी जितने ऐसे मामले जो जिसमें सजा 2 साल से अधिक है उसको हम वारंट मामला ट्रीट करते हैं। ये दो चीज़ें हमारे लिए हो गई हैं यहाँ पे। अब इसी के साथ में एक आ जाता है समन्वय मामले। समन्वय मामला और दूसरा होता है असमन्वय मामला। जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंडेबल। और ये हो गया नॉन कंपाउंडेबल। अब इसमें क्या होता है, ये ऐसे मामले होते हैं जिसको 320 के अंदर हमें दे रखा है कि हम इसमें समझौता कर सकते हैं। समझौते की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि समझौता हम स्वेच्छा से करेंगे, दोनों पार्टीज में से किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। ऐसे केसेस में जहाँ पर दोनों पार्टी अपनी इच्छा से चाहे तो समझौता कर सकती है उसे हम समन्वय मामला कहते हैं। दूसरे असमन्वय मामले होते हैं जिसमें समझौता करने की कोई आवश्यकता गुंजाइश नहीं होती, उन्हें असमन्वय मामला कहते हैं। कुछ मामलों में कोर्ट ने भी कह रखा है कि अब अधिकांश मामले पहले ऐसा हुआ करते थे, आदमी दूसरे आदमी को खूब जम के पीट लेता था और साथ ही साथ कहता था कि अब तो हमसे समझौता करो वरना हम तुमको और मारेंगे। तो अब कोर्ट ने कहा है कि समझौता ना के बराबर ही होगा। तो ये 3 कैटेगरी आपके सामने हो गई हैं, एक बिलेबल, नॉन बिलेबल, सम्मन वारंट और समन्वय असमन्वय। इसके अलावा अब जो हमारा दूसरी चीज़ आती है उसको हम देख लेते हैं। सेक्शन 2B। सेक्शन 2B में दे रखा है आरोप।
आरोप या चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज जब कोई भी अपराध होता है, जब हमारे समाज में कोई भी अपराध होता है, उसको लेकर जब भी कोई पीड़ित पक्ष होता है, थाने जाता है, तो वहाँ थाने में एफआईआर नोट की जाती है। अगर मामला संगीन है तो उसकी एफआईआर होगी। एफआईआर में कुछ उसमें सेक्शन जोड़े जाएंगे, कुछ धाराएं लगा दी जाएंगी। अब उन धाराओं के ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर चार्जशीट बनाएगी। चार्जशीट में फिर से कुछ धाराएं लगाई जाती हैं। अभी मान लो यहाँ पर हमारे पास 302 लगी, यहाँ पर भी हमारे पास 302 ही फिर से आगे कंटिन्यू हुई। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, एफआईआर हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद चार्जशीट तैयार की और उसमें भी 302 ही रही। उसके बाद ये चार्जशीट पहुंच जाती है हमारी कोर्ट में। कोर्ट में पहुंचने के बाद इसमें जो मजिस्ट्रेट हैं, वो जब इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होती है, उसके बाद उन्होंने पाया कि ये मामला दर्ज 302 में हुआ था, इन्वेस्टिगेशन 302 में हुआ था, लेकिन इसमें तो 307 बनता है। तो कोर्ट में भी कुछ धाराओं का लगाया जाना रहता है। अब इसी को हम चार्ज कहते हैं। ये हमारे पास चार्ज हो गया। इसी चार्ज के ऊपर हमारा आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट या बहस। क्योंकि अब जो 302 में अपराध दर्ज हुआ था, उसकी चार्जशीट 302 में आई, लेकिन कोर्ट में आते आते वो 307 में पहुंच गया। कभी कभी आपने देखा होगा कि मामले एफआईआर तो हमारी किसी मसले में हुई थी और हमारा ट्रायल किसी दूसरे ही धाराओं के अंदर चल रहा है। तो उन सबको देखते हुए यहाँ पर बहस होती है, और जो अधिवक्ता हैं वो कहेंगे कि माय लॉर्ड, हमारा तो यहाँ पे 302 में हुआ था, एफआईआर 302 में हुई है, और हमारे ऊपर चार्ज जो बना है 307 का बना है। इस सब को लेकर पूरी आर्ग्यूमेंट होता है, बहस होता है, और इसी के ऊपर ट्रायल होता है। ये हमारा आरोप हो गया। अब आरोप के बाद 2C आ गया। 2C में दे रखे हैं संज्ञेय अपराध। ये एक जनरल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये कॉमन सी बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और हमें पता होना चाहिए। कॉग्निटिव संज्ञेय अपराध मतलब अब ये क्या है? ऐसा अपराध जो गंभीर प्रकृति का, गंभीर प्रकृति का है, तो हम जैसे गंभीर प्रकृति के एक बार अपराध को लेकर थाने पहुंचेंगे, थाने में हमारी इसके ऊपर एफआईआर लिखी जाएगी। और इसमें पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस को एफआईआर करने का राइट है। और ऐसे अपराध जो गंभीर प्रकृति के, जिनको गंभीर प्रकृति का कहा गया है, उसको हम संज्ञेय अपराध कहते हैं। इसके बाद आ जाता है 2D। 2D में परिवाद दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है 2D में क्या है परिवाद। अब परिवाद ऐसा होता है कि जब हमारे समाज में दो लोगों के बीच में कोई विवाद हुआ, एक पीड़ित पक्ष थाने पहुंचा, थाने में उसने एफआईआर लिखाने की कोशिश की, एक रिटन स्टेटमेंट या ओरल स्टेटमेंट में लेकर जाके कहता है, तो वो पुलिस वाले कह देते हैं कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसपे आपका एफआईआर लिखा जाए। तो वो एज ए एनसीआर तो उसे ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ व्यक्ति से कह देते हैं कि आप ऐसा करिए, मजिस्ट्रेट के सामने जाइए और वहाँ अपनी समस्या को बताइए। तब जो पीड़ित व्यक्ति है वो जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट के पास जाने के बाद लिखित या मौखिक रूप से आरोप लगाएगा कि सामने वाले व्यक्ति से हमें ये दिक्कत हुई थी, हमारा ऐसा ऐसा विवाद हो गया था, इसको हम परिवाद कहेंगे। तब अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि हाँ, इनके परिवाद में, इनकी बात में इतना दम है कि इसके ऊपर एफआईआर ली जाए, एफआईआर लिखी जाए, या हमें संज्ञान लेना चाहिए, तब मजिस्ट्रेट यहाँ पर एफआईआर के आदेश करेंगे और इसको एज ए कंप्लेंट केस रजिस्टर्ड किया जाएगा। सेक्शन 2G जांच। जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है।
सेक्शन 2H अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा किया जाता है। या मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। सेक्शन 2K महानगर क्षेत्र। महानगर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहां पर जनसंख्या 10 लाख या अधिक है। ऐसे क्षेत्र को महानगर क्षेत्र कहेंगे जहां पर जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक रहती है। और यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट होंगे उसे महानगर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कहेंगे। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या 10 लाख से कम है उसको हम सिर्फ मजिस्ट्रेट कहेंगे, और ये मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हो गए। ये दो सीधे से हमारी चीज़ें आ जाती हैं, इनको हमें देखना होगा। और इसका सीधा सा क्वेश्चन बनता है महानगर क्षेत्र किसे कहा जाता है, जहाँ जनसंख्या 10 लाख से या 10 लाख से अधिक हो। सेक्शन 2H अपराध। सेक्शन 2H अपराध। अपराध से ऐसा कोई कार्य अभिप्रेत है जो कि किसी लोकल लॉ में या भारतीय दंड संहिता में किसी परिधि, किसी आयामों और किन्हीं रीजनों के तहत उसको निषेध किया गया है। ऐसे हर कार्य को हम अपराध कहेंगे। इसके साथ ही साथ पशु अधिचार अधिनियम, पशु अधिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के तहत जो कार्य हैं उन्हें भी हम अपराध ही कंसीडर करते हैं। 2R सेक्शन 2R सेक्शन 2R में पुलिस रिपोर्ट। अब पुलिस रिपोर्ट में वही चीज है, हम पहले भी बात कर रहे हैं, चार्जशीट। पुलिस FIR लिखेगी, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब पुलिस ने FIR लिख ली है, अब इन्वेस्टिगेशन किया है। अब इन्वेस्टिगेशन में अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, उनको कुछ मिलता है कि हाँ ये जिस तरीके की FIR शिकायत किसी ने की है आके वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो वो चार्जशीट बनाकर भेज देते हैं। यहाँ पर चार्जशीट बना के कोर्ट में भेज दी जाएगी। अगर इन्वेस्टिगेशन में वैसा कुछ नहीं होता है जैसा हमारे पास FIR आई है, तो उसमें पुलिस FR लगा देती है। मतलब अब इसमें फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी और बात खत्म हो जाएगी। सेक्शन 2U लोक अभियोजक, मतलब सरकारी अधिवक्ता। सेक्शन 2W समन मामले। दो साल से कम सजा। सेक्शन 2WA सेक्शन 2WA में दे रखा है पीड़ित। पीड़ित व्यक्ति कौन होगा? पीड़ित व्यक्ति वही होगा जिसके खिलाफ कोई अपराध किया गया है या जिसे सताया गया है, जिसे प्रताड़ित किया गया, उसे पीड़ित व्यक्ति कहेंगे। ये 2009 में इंसर्ट किया गया था। सेक्शन 2X में दे रखा है वारंट मामला। वारंट मामले से पहले ही हम बात कर चुके। वारंट मामले से वो मामले जिसमें सजा 2 साल से
अधिक है। तो ऐसे मामले जिसमें सज़ा 2 साल से अधिक है, वारंट मामले होंगे। ऐसे मामले जो वारंट मामले नहीं हैं, उसे हम समन मामला कहेंगे। लेकिन साथ ही साथ इसका एक सीधा-सा कंक्लूजन ये निकल आता है, जो वारंट मामले नहीं हैं, मतलब उनमें सज़ा 2 साल से कम होगी, तो इसको हम सीधा-सीधा ये एक अपने लिए याद करने के लिए एक बना लेते हैं कि हाँ, ऐसे मामले जिसमें सज़ा 2 साल से कम है, तो वो समन मामला होगा। इसी के साथ-साथ आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। देखते हैं अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, बकाया कंटिन्यू ये रहेगा ही रहेगा। अब कल से सेक्शन 3 और उससे आगे के सेक्शन देखे जाएँगे। जय हिंद, जय भारत।